स्वागत है आप सभी का एडुअलाइट्स वन परिवार। ये एक सोच है, ये जो एडुअलाइट्स है ये एक सोच है ताकि इस क्वारंटाइन के माहौल में भी आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहे। मैं विवेकानंद इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बायोलॉजी की क्लास। सबसे पहले समझते हैं कि ये बायोलॉजी क्या होता है। ध्यान से देखिएगा कि ये बायोलॉजी क्या है। अगर इन सिंपल देखें तो ये बायोलॉजी दो वर्ड से बना है, बायोस प्लस लोगोस। भाई इस बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है भाई? लाइफ। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है भाई? स्टडी। तो जब हम लोग किसी लाइफ की स्टडी कर रहे होते हैं, जीवन की स्टडी कर रहे होते हैं, तो इसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बायोलॉजी। सिंपल में हम लोग को इतना ही जानना है कि जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है। अब हम लोग इस चैनल के माध्यम से किस क्लास के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोगों को जानना पड़ेगा कि यहां जो एजुकेशन मिलने वाला है वो है क्लास 9th और 10th। फिलहाल तो मैं क्लास 10th का भी चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं और मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा सिलेबस के बारे में। किसके बारे में? सिलेबस। कि भाई इस बायोलॉजी में 10th में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हमें जो पढ़ना है वो है लाइफ प्रोसेसेस। क्या है भाई? लाइफ प्रोसेस। अब इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये वो चैप्टर है जहां पर हम लोग ऑर्गेनिज्म में होने वाले प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। ऐसे प्रोसेसेस जिसके माध्यम से कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है। क्या भाई? अलाइव, जो खुद को जिंदा रखता है। खुद को जिंदा रखने के लिए जिन भी प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है उनको हम लोग इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अपने पास नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म खुद के बॉडी पर कंट्रोल रखता है और कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करता है। यहां ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। यहां हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन में नर्वस सिस्टम वर्क करता है और कैसे इंडोक्राइन सिस्टम। यह चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही नया है, तो एकदम हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को आखिरी तक एक एक डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अगला चैप्टर अपने पास थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन। भाई लीजिए आप लोगों का फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्शन। काफी अच्छे से मजे से और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन। यहां पढ़ना है हम लोगों को एसेक्सुअल के बारे में थोड़ा सा, यही पढ़ना है हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट। मानवों में कैसे होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है, और साथ ही पढ़ेंगे कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फिर अपने पास नेक्स्ट चैप्टर है चौथा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। भाई इस चैप्टर में क्या पढ़ना? हेरिडिटी और इवोल्यूशन में क्या पढ़ना? जैसे आप कभी अपने आस पड़ोस में जाते हैं, अगर किसी के घर में बेबी हुआ तो देखिएगा कई लोग ऐसा कहते हैं, ले 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 ले, बच्चे का गाल छूकर कहते हैं, और ले 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 ले, देखो इस बच्चे का गाल तो एकदम मम्मी पे गया है, नाक पापा से मिलता है। भाई ये नाक और गाल कहां से मिल पा रहा? मतलब यहां पर कोई ना कोई कैरेक्टर मां बाप से उस बच्चे में गया। कहां गया भाई? उस बच्चे में। तो ये जो कैरेक्टर जा रहा है, किस तरीके से कैरेक्टर गया, इन सभी बातों को पढ़ेंगे हम लोग इस हेरिडिटी में। किससे भाई? हेरिडिटी में। या हम लोग थोड़ा डिटेल लेंगे कि कैसे, किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में और किस प्रकार से कोई कैरेक्टर मां बाप से बच्चे में जाता है। फिर अगला वर्ड हम लोगों को इस चैप्टर में मिलता है इवोल्यूशन। क्या मिल रहा है भाई? इवोल्यूशन। अब याद कीजिए, कभी ना कभी आपने सुना होगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदरों के जैसा दिखते थे। तो क्या आप भी बंदर के जैसा दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब यहां बदलाव हुआ। क्या हुआ भाई? बदलाव। तो ऐसे ही कई तरीके के बदलाव के बारे में हम लोग यहां पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो इन सभी बदलाव और कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को। ये हमारे पास चार जो चैप्टर है ये मेजर चैप्टर है। बाकी अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो और भी चैप्टर मिलेगा, जैसे आवर इन्वायरमेंट। क्या मिलेगा भाई? आवर इन्वायरमेंट।
इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। सिंपल सा, अपने सराउंडिंग का वो सब कुछ जिसका हम पर प्रभाव पड़ता है, उसको क्या कहते हैं भाई हम लोग? उसको कहते हैं इन्वायरमेंट। तो हम लोग यहाँ इन्वायरमेंट में देखेंगे कि कैसे हम लोगों के पास प्रोड्यूसर होता है, कैसे वर्क करता है कंज्यूमर, कैसे यहाँ पर फूड चेन चल रहा है, कैसे फूड वेब चल रहा है। इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में। और आपके पास आखिरी चैप्टर है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या पढ़ेंगे भाई? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो आपको नेचर के द्वारा रिसोर्सेज प्रोवाइड किया गया है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपको नेचर के द्वारा रिसोर्स प्राप्त हुआ है, कैसे इसको मैनेज करके हम लोग वर्क करें कि जितना हम लोगों को अपने बाप दादाओं से मिला है ये एज इट इज, बिना हम लोग बर्बाद किए हुए, बिना खराब किए हुए अपने अगले पीढ़ी तक पहुंचा सके। इन सभी बातों को हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिलहाल तो अपना पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसके बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है। फिर हम लोग फर्दर एक एक करके सभी चैप्टर को पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। देख लिया आप लोगों ने अब ये सिलेबस, किसी को अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस को समझ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। सिंपल सा, इसमें एक दो वर्ड है, लाइफ और प्रोसेस। लाइफ का मतलब जीवन और प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, मतलब ऐसी प्रक्रियाएं जिसकी मदद से जीवन संभव है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। ऐसे प्रोसेसेस जिसकी मदद से कोई लिविंग खुद को लिविंग रख पा रहा है, जिंदा रख पा रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। क्या बोलेंगे भाई? लाइफ प्रोसेसेस। अगर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिएगा ध्यान से, वेरियस प्रोसेसेस carried out by living beings to maintain or continue themselves alive। ध्यान से देखिएगा, वे वेरियस टाइप्स के प्रोसेसेस जो लिविंग बींग्स में होती है ताकि वो जिंदा बने रहे, खुद के लिविंग वाले प्रॉपर्टी को मेंटेन किए रखें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेसेस। क्या बोलेंगे भाई? लाइफ प्रोसेसेस। अब बात ये आती है कि ऐसे कौन से प्रोसेस होते होंगे जिसकी मदद से हम लोग लिविंग या फिर हम लोग जिंदा है। क्या है भाई? जिंदा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ प्रोसेसेस को मेंशन कर रहा हूं, जैसे कि रेस्पिरेशन। ऐसे ही अगर दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन, ऐसे ही और भी एग्जांपल की बात करेंगे तो सर्कुलेशन, ऐसे ही बात करेंगे हम लोग तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ऐसे अपने पास बहुत सारे प्रोसेसेस हो जाएंगे, जैसे कि एक्सक्रीशन भी हो जाएगा, जो हम लोगों को लिविंग रहने में, अलाइव रहने में मदद कर रहा है। मतलब हमारे बॉडी में परफॉर्म होने वाले वो सभी प्रोसेसेस जिसकी मदद से हम लोग अलाइव हैं, उसे क्या कहा जाता है भाई? लाइफ प्रोसेस। ऐसे एग्जांपल देखेंगे तो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन, ऐसे ही कई सारे प्रोसेसेस को अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं। तो अब ये सोच कर देखिए कि इन सबको अगर लाइफ प्रोसेसेस में रखा गया है तो यहां जानना जरूरी है, क्या इसके बगैर हम लोग जिंदा रह सकते हैं क्या? सोच के देखिए एकदम से, रेस्पिरेशन अगर आप में बंद हो जाए तो क्या आप जिंदा रहिएगा? अगर आपके में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना बंद हो जाए तो जिंदा रहिएगा, या आपके में सर्कुलेशन ही बंद हो जाए तो भी जिंदा रह सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब इन सभी प्रोसेसेस का होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक एक करके हम लोग सभी प्रोसेस को पढ़ेंगे। अब हम लोग यहां पर इस प्रोसेस को पढ़ने के पहले कुछ बात और समझ लेते हैं। जैसे
यूज किया है लिविंग बींग्स। अब आप लोग याद कीजिए, बचपन में आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग, भाई इस लिविंग और नॉन लिविंग का फंडा क्या है, ऐसा क्या बेसिक डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक डिफरेंसेस बता देता हूं लिविंग और नॉन लिविंग्स में। सिंपली बोले तो मैं आपको लिविंग्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूं। किसके बारे में भाई? कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो देखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, मैं चैप्टर का नाम यहां लिख दे रहा हूं, लाइफ प्रोसेसेस। अब इसमें हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। कहते हैं लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले अगर कैरेक्टर की बात करी जाए तो जो आपके दिमाग में चलेगा, आप खुद के दिमाग से सोचिए कि अगर आपसे पूछेगा बेटा ये बताओ कि किसी के सजीव होने का या लिविंग होने का क्या गुण हो सकता है, तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ पॉइंट बनेगा कि सर अगर ग्रोथ हो रहा है तो लिविंग होगा। मैं चलिए आपके कैरेक्टर को लिखता हूं। सबसे पहला कैरेक्टर ग्रोथ। आपने क्या कहा भाई कि सर अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो लिविंग होगा। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, समझने का कोशिश कीजिएगा। आप सिंपली कह रहे हैं कि अगर ग्रोथ होगी तो वो लिविंग है, लेकिन मैं यहां पर आपको थोड़ा रोकूंगा। कैसे? कि अगर आपके पास बहुत सारा ईंट रखा हुआ, एक ईंट पर आप दूसरा ईंट लगाते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, तो बताइए क्या बन जाएगा? आपके पास एक दीवार बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? दीवार। तो यहां भी जब आप ईंट पे ईंट रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दीवार के हाइट में ग्रोथ हो गई। क्या हो गई भाई? दीवार के हाइट में ग्रोथ हो गई। तो क्या अब इस दीवार को लिविंग कह देंगे? नहीं। अब हमारे में देखिए ग्रोथ क्या है। क्या आप लोगों का ग्रोथ कभी ऐसा हुआ है क्या मम्मी ने ऊपर से दे आटा दे चावल ऐसा चिपका दिया हो और आप मोटे हो गए हो? बिल्कुल भी नहीं। मतलब हम लोग अभी उधर क्या देख रहे हैं कि ईंटे के ऊपर ईंटा रखे हैं और हम लोग कैसे ग्रोथ कर रहे हैं? अंदर से। तो जब एक्सटर्नल ग्रोथ की बात होगी तो वो होगा नॉन लिविंग। क्या होगा भाई? नॉन लिविंग। मतलब ग्रोथ लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी। तो यहां मेन बात क्या आती है? अगर एक्सटर्नल ग्रोथ मिले, कैसा ग्रोथ भाई? एक्सटर्नल, तो ये किसमें दिखेगा? नॉन लिविंग। लेकिन अगर इंटरनल ग्रोथ हो, कैसा ग्रोथ भाई? इंटरनल ग्रोथ, तो ये किसमें दिखेगा? लिविंग में। किसमें दिखेगा भाई? लिविंग में। चलिए ये तो था अपना पहला क्राइटेरिया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया अगर मैं आपके तरफ से सोच दूं तो क्या होना चाहिए? तो आपके दिमाग में जाएगा सर जी वो मूवमेंट कर सकता है। अगर लिविंग की बात करेंगे तो क्या कर सकता है भाई? मूवमेंट कर सकता है। मूवमेंट के बेसिस पर हम लोग बोलेंगे सर कि लिविंग है कि नॉन लिविंग। तो भाई थोड़ा ठहरिए, मूवमेंट तो बाइक के चक्के में भी हो रही है, मूवमेंट तो पंखे में भी हो रही है, तो क्या इसको हम लोग लिविंग कह देंगे? भाई बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे बताएंगे लिविंग कैसे होगा? तो भाई पहले मैं आपके ही पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूं। अगर कोई सेल्फ एबिलिटी से मूव कर रहा है, जैसे आप खुद से उठकर एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे लिविंग। लेकिन जब कोई एक्सटर्नल एनर्जी के कारण से मूव करेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग। अगर खुद के अपने सेल्फ एबिलिटी से मूव करता है तो क्या बोल रहा है? लिविंग। लेकिन अगर किसी और के कारण से मूव कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? नॉन लिविंग। क्या बोलेंगे भाई? नॉन लिविंग। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जब आप पढ़ रहे हैं इस चैनल पर तो खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको पढ़ने में मजा आया, और मजा आया तो सब्सक्राइब कीजिए। ये बताएगा कि आप लिविंग हैं। और आप अगर किसी और के कहने पर ऐसा कर रहे हैं तो भाई आप नॉन लिविंग हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
तो चलिए भाई दूसरा कैरेक्टर मैं लिख देता हूं मूवमेंट। क्या लिख दिया भाई मैंने? मूवमेंट। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं। देखिएगा इन सभी क्राइटेरिया में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि एक बार अगर ग्रोथ बोल दें तो इससे लिविंग सिद्ध हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार अगर मूवमेंट बोल दें तो सीधा लिविंग हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपके एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक के अंदर ये क्वेश्चन भी दिया गया है कि लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्या क्राइटेरिया हो सकता है किसी के लिविंग होने का। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है रिप्रोडक्शन। क्या भाई? रिप्रोडक्शन। ये भी आपका डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं है भाई, ये तो सुनकर ही अजीब लग जाता है। क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं है? हाँ भाई सही सुन रहे हैं। तो कैसे समझिए, हमारे आसपास सराउंडिंग में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, बांझ होते हैं। ध्यान से आप लोग अपने मोहल्ले में या गांव में, शहर में देखिए, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टेराइल होते हैं। अब ये बताइए, अगर कोई स्टेराइल है, बांझ है, तो क्या हम लोग उसको नॉन लिविंग कह देंगे? खुद से सोचिए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही एग्जांपल आपको मिलेगा म्यूल में। म्यूल जिसे हम लोग खच्चर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? खच्चर। ये खच्चर बिल लाइफ लॉन्ग कभी बच्चा पैदा नहीं करता, तो क्या ये नॉन लिविंग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही होता है आपके पास जो वर्कर हनी बी होती है। हनी बी वैसे तो 3 प्रकार की होती है। पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वीन हनी बी, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्कर, और तीसरा बात करेंगे तो मेल हनी बी। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? वर्कर की बात कर रहे हैं। वर्कर स्टेराइल होता है, तो क्या वो नॉन लिविंग हो गया? बिल्कुल नहीं। वो भी क्या है भाई? लिविंग। मतलब आप सीधा ये नहीं कह सकते हैं कि भाई वहां रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, वो नॉन लिविंग है। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि वहां रिप्रोडक्शन हुआ तो वो लिविंग है। क्या भाई? लिविंग। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर बच्चा पैदा किया तो गारंटी का लिविंग है, लेकिन अगर बच्चा पैदा नहीं कर रहा है तो हम लोग को आगे फर्दर क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा, तभी बता सकते हैं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट अपने पास चौथा क्राइटेरिया है मेटाबॉलिज्म। क्या भाई? मेटाबॉलिज्म। ये थोड़ा बहुत डिफाइनिंग क्राइटेरिया है। अब सबसे पहली बात तो ये वर्ड ही नया है आपके लिए कि सर जी ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म अगर हम लोग सिंपली डिफाइन करेंगे तो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। ध्यान से देखिएगा, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। वो सभी केमिकल रिएक्शंस जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। अब भाई ये मेटाबॉलिज्म कितने तरह का होता है? तो ये मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है। कैसे? तो देखते हैं हम लोग इसको। पहला तो हो जाएगा आपके पास एनाबॉलिज्म। क्या हो जाएगा भाई? एनाबॉलिज्म। और दूसरा हो जाएगा कैटाबॉलिज्म। मैंने मेटाबॉलिज्म क्या बताया? हमारे बॉडी में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शंस को क्या कहा जाता है भाई? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म कितने तरह का है? 2। पहला एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। अब इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें भाई? तो एनाबॉलिज्म होता है फॉर्मेशन रिएक्शन। यहां किसी चीज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा भाई? फॉर्मेशन। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेकडाउन रिएक्शन। क्या होता है भाई? ब्रेकडाउन रिएक्शन। क्या होता है भाई? ब्रेकडाउन रिएक्शन। अगर कोई चीज टूट रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। लेकिन अगर किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। इसका एक बेहतरीन सा एग्जांपल है एनाबॉलिज्म का, देखिए फोटोसिंथेसिस। क्या है भाई? फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O मिल जाता है। और कौन सा मिल जाता है भाई? CO2 और H2O मिलकर बनाता है ग्लूकोज। तो वहां बना रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? एनाबॉलिज्म। अगर हम लोग बात करेंगे कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल
एग्जांपल दीजिएगा? रेस्पिरेशन। क्या एग्जांपल दीजिएगा भाई? रेस्पिरेशन। यहां टूटता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है, तो टूटकर हम लोग को क्या देता है भाई? एनर्जी। तो इस प्रोसेस को हम लोग किस पे रखते हैं? कैटाबॉलिज्म। किस पे रखेंगे? कैटाबॉलिज्म। तो मेरे हिसाब से आपको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्लियर होगा। अभी हम लोगों ने देखा मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो यहां हम लोगों ने भी समझ लिया कि एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। अब कहते हैं कि ये कैसे प्रॉपर्टी हुआ हमारे लिविंग्स का। तो भाई दुनिया में जितना भी लिविंग है सब में ही एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म या सिंपली मेटाबॉलिज्म होती है, सभी लिविंग्स में होती है। तब तो भाई ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। तो क्यों नहीं कहते हैं इसको समझिएगा। कहते हैं कि जब टेस्ट ट्यूब बेबी की बात आती है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? टेस्ट ट्यूब बेबी की। तो वहां स्पर्म और ओवम को ग्लास ट्यूब में फर्टिलाइज कराया जा रहा है। कहां फर्टिलाइज कराया जा रहा है भाई? ग्लास ट्यूब में। तो जब आप इसको ग्लास ट्यूब में फर्टिलाइज करा रहे हैं तो ये रिएक्शन तो हो गया लिविंग। ये कैसा रिएक्शन हुआ भाई? लिविंग रिएक्शन। लेकिन ये ग्लास, जिस ग्लास में आप करा रहे हैं, ये ग्लास क्या है भाई? नॉन लिविंग। ये क्या है भाई? नॉन लिविंग। मतलब सिंपली ये बता रहा है कि नॉन लिविंग में भी हम लोग लिविंग रिएक्शन करा सकते हैं। भले ये सभी लिविंग में होता हो, लेकिन नॉन लिविंग में भी करा सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया भाई? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं रखा गया। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, सर आपने इतना चीज तो बता दिया, तो ये भी बता दीजिए कि फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सा होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये है आपका फाइनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिएगा फाइनल वाले में, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में बता दूं। तो कौन सा है भाई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। कहते हैं कि अपने सराउंडिंग को सेंस करने की एबिलिटी। किसको सेंस करने की एबिलिटी भाई? सराउंडिंग को सेंस करने की एबिलिटी। मतलब हमारे आसपास जो भी होता है उसको फील कर पाते। तो अगर हम लोग सबसे बेस्ट या मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो होता है एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग को सेंस करने की एबिलिटी। मैं अगर आपको एग्जांपल से रिलेट करूं तो याद कीजिए, जब कभी आपको घर में मम्मी डांटती होगी तो कई बार आप लोगों के आंखों से गंगा यमुना बह जाती है। ये क्या है भाई? आप अपने सराउंडिंग को फील कर रहे हैं। अगर मैं अदर एग्जांपल की बात करूं तो कई बार ऐसा होगा कि सामने से कोई पार होता है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो क्या कर रहे हैं भाई? आप फील कर रहे हैं। तो हमारे में देखिए हम लोग तो भाई देखकर सुनकर फील कर रहे हैं, इवन सूंघ कर भी आप फील करते हैं। जब कुछ चीज टेस्टी चीज आपके सामने से पार हो और उसका गंध आपके नाक में चला जाए, ये सुगंध आपके नाक में चला जाए तो आपके जीभ पर पानी आ जाती है। तो ये भी क्या दिखा रहा भाई? कि हम लोगों में फीलिंग है, अपने एबिलिटी है अपने सराउंडिंग को फील करने की। तो क्या सिर्फ ये ह्यूमंस या एनिमल्स में ही होता है? नहीं भाई, ये प्लांट में भी होता है। आप देखिएगा कि प्लांट का रूट हमेशा जमीन के नीचे ही जाता है। तो ये नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि नीचे पानी है, वो पानी को फील कर रहा है। शूट हमेशा ऊपर जाता है, ये ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि सनलाइट को फील कर रहा है। आपने सुना होगा मिमोजा प्यूडिका जो टच मी नॉट प्लांट होती है, इस टच मी नॉट प्लांट की बात करेंगे तो ये भी फील कर रही है, छूते हैं तो मुरझा जाती है। इवन प्लांट ही नहीं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी फील होता है। अमीबा जब अपने प्रे को देखता है तो स्यूडोपोडिया से उसको क्या करता है भाई? अपनी तरफ ले लेता है। तो ये भी क्या कर रहा था? उस प्रे को फील किया, तभी तो स्यूडोपोडिया को फैलाया। तो ये भी क्या बता रहा है भाई? फील बता रहा है। क्या बता रहा है? फील। तो सबसे बेस्ट ऐसा दुनिया में कोई नॉन लिविंग नहीं है जो फील कर पाए। तो फीलिंग करने की एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में होती है। तो ये मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने देखा कि कैसे लिविंग्स को के हम लोग प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। हम लोग यही पढ़ेंगे कि क्यों हमारे जैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ढेरों सारा सिस्टम बना पड़ा है जबकि यूनिसेल्युलर में
मिलेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में। तब तक आप हमारे इस चैनल के साथ एडुलाइट्स 1 के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए।